Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hoping you are fine and enjoying at home. Well, beta, we got completed our very second chapter, very second lesson from book 2, that is using the scientific method. And we were discussing the exercise. We got completed synonyms in the previous lecture, and we got completed the questions which were given at the end of the text in the form of exercise. And the thing which was being done in the previous lesson was we were solving additional questions from unique notes. यूनिक नोट से हमने तकरीबन 18 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे. एडिशनल क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज देखते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अपने जहन में, एक दफ़ा से फिर रिकॉल कीजिएगा प्रीवियस लेक्चर को, ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ सकें. जी बेटा, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर. बेटा, एक छोटी सी बात दरमियान में आपको कहना चाहूँगी कि आपसे बातें हुई थी कि चूँकि बुक 2 से आपको 2 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे टेक्स्ट में से. उसमें सिनोनिम्स होंगे, लेसन्स के सिनोनिम्स शामिल हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर शामिल हैं. तो सिनोनिम्स के लिए तो क्योंकि आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मतवक्को डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए जाते हैं, बोर्ड पे लिख दिए जाते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, और आपको पढ़ने के दौरान भी वो चीज़ें जो है डिटेल बता दी जाती हैं. इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक के एंड पे हर टेक्स्ट के हर चैप्टर के हर लेसन के एंड पर क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेकिन उनके अलावा भी जितने क्वेश्चन उस चैप्टर में से बन सकते हैं वो एडिशनल क्वेश्चंस की हेडिंग के साथ आपके नोट्स में दस्तयाब है, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत आपके लिए यूज़फुल है इस हवाले से कि क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट में से, आपके लेसन्स में से कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है. तो आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए, हर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तैयार होना चाहिए. और अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो नो रीज़न कि आपके अच्छे नंबर ना आए. जी बेटा, coming to the question number 19, we see the question number 19 is how were meats and vegetables preserved in past. तो बेटा हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि in the past the meats were preserved through salting, drying or freezing them during the winter months. ठीक है जनाब. तो मीट जो है उसको प्रिजर्व करने का, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने का तरीका क्या था? उनको ड्राई कर लिया जाता था, उनको फ्रीज़ कर लिया जाता था, चूँकि कोल्ड वेदर होता था, क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड थी और फ्रॉस्ट थी, तो उनके लिए चीज़ों को सेव करना आसान हो जाया करता था. सॉल्ट लगाकर भी चीज़ों को महफूज कर लिया जाता था ताकि वो बाद में इस्तेमाल में लाई जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how did women preserve fruits and vegetables in the past? So that is also somewhat like the women used to preserve their fruits and vegetables in the form of pickles, in the form of jams, jellies, and they used to keep these food items in tins or in cans so that these could be used later on. ठीक है जनाब. तो कोल्ड वेदर के दौरान इस चीज़ों को प्रिजर्व करने का तरीका क्या था ख़वातीन के पास? कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग देम. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 इज़ हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड रिमूव द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम canned food? How has the scientific method removed the risk of poisoning from canned food? We see that because of the modern methods and techniques of grading, selecting and processing, the risk of the food has been saved from the risks of being poisoned. So the canned food, the tin packed food is being used throughout the world without any fear of being poisonous. तो आज जो प्रोसेसिंग, सिलेक्टिंग और ग्रेडिंग के तरीक़ाकार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारा जाता है फूड को और उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो न्यूट्रिशियस भी रहे, यूजेबल भी रहे और एक मुद्दत तक आपके लिए खाने के काबिल भी रह सके. तो इसलिए जो टिन पैक फूड है उसमें से जो पॉइजनस इफेक्ट्स हैं, उन टॉक्सिक केमिकल्स या एलिमेंट्स होने का कोई ख़दशा अब नहीं है. एंड दैट इज़ ऑल ड्यू टू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक टेक्निक्स एंड डिवाइसेस. Yes, the next question is what different diseases are caused by unsanitary conditions?
What are the different diseases caused by unhealthy conditions? We see that there are some diseases which directly are the outcome of unsanitary conditions or unhealthy atmosphere. These diseases include dysentery, cholera and typhoid फीवर. तो वो तमाम डिसीज़ जो कि अनसैनिटरी अनहेल्दी कंडीशंस की वजह से फैलती हैं, उनमें टाइफाइड, कोलरा और डायसेंट्री शामिल हैं. Well beta, the very next question is, how are superstitious beliefs being overcome? तो जो तो हम परस्ताना हमारे ख़यालात हैं, जो वहूम हैं, जो अकायद हैं, उन पर किस तरह से काबू पाया गया है. तो superstitious beliefs are being overcome due to the use of scientific methods. Now, you know that the scientific method has demonstrated, it has proved, it has shown that there is a solid reason behind all the things which happen to human beings. And today there is a very small number of people who believe in demons or who believe in ghosts which may cause certain diseases. Rather, the people try to find out, they are in a quest to explore the realities behind all the things. तो आज का है कि इंसान जो है वो हक़ाइक़ का मुतलाशी है, हकीकत को परखने की, जानने की कोशिश में है, लिहाजा वो किसी चीज़ को बिना परखे एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. तो दैट इज़ वाई वी आर no longer under the influences of superstitious beliefs. Well beta, question number 24 is, what has been the important problem in the growth of cities? What has been the important problem in the growth of cities? We see that with the growth of cities, the major problem faced by human being is the scarcity of water or the supply of sufficient water to homes. And that is all due to ever increasing population. एक मेजर इशू जो कि हमें आज नज़र आता है शहरों की आबादी के बढ़ने के सबब, वो ये है कि वाटर सप्लाई जो है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो घर तक वाटर सप्लाई करना, घरों तक पानी की बहम रसानी जो है, इट्स नॉट दैट ईजी टास्क ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है, तो it has been seen that we are not in a position to supply sufficient water to all our towns, to all our rural areas and to all living communities, to all the communities where humans live, and that is all due to the growth or the increase in population. The next question is, what were the superstitions that were very common in the olden times? What were the superstitions which were very common in the olden times? We see that our forefathers, our ancestors, they were afraid of black cat, they were afraid of broken mirror. Similarly, they were afraid of number 13. These were the signs of bad luck indeed. तो जो लोग तोहम परस्ती का ज़माने कदीम में शिकार थे, वो इन बातों पे यकीन रखते थे कि जनाब ब्लैक कैट क्या होगा, कि बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो जनाब आपके लिए कोई वो बदशगुन हो गया, कोई नागहानी आफत जो है वो आने को तैयार है. इसी तरह से किसी आईने का टूट जाना उसे बदशगुन तस्वुर किया जाता था. और नंबर 13 को एक मनहूस हिंसा जो है वो समझा जाता था कि नंबर 13 जो है इट में ब्रिंग सम डिज़ास्टर और सम difficulties or obstacles in life. So these were the things very common in the past. The last question is 26th question is 26 number पे आप देखते हैं, discuss how science has made man open minded. We see that man has become open minded, man has become liberal due to the use of scientific methods, and they are more willing to explore the naked realities behind all the things. We are not in a position now to assume the things true as they were considered in the past. Rather, we are taking things on the basis of new suppositions. We are trying to find out new avenues, new paths and new ways. So the human is in the process of exploration of new truths,
of new facts, of new naked realities behind all the happenings in the universe. तो साइंस ने इंसान को ये सकत दी है, साइंस ने इंसान को ये हौसला दिया है, साइंस ने इंसान की इस हवाले से मदद की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को तलाश कर सकें। Question number 27. Why was the variety of food limited in the past? What was the reason? What were the reasons that the variety of food was limited in the past? Actually, in the past, we were not having modern method of growing. We were not having modern methods of. We were not having modern pesticides or methods of preserving food. Rather, people used to grow certain fruits and vegetables or seasonal fruits and vegetables in their gardens or in their farmhouses. So that is why we do not see that there was the variety of food in the past as is to be seen these days because of quick freezing methods as well as the cold storage system. Question number 28. How did people arrange water in the past? How did people arrange water in the past? कि ज़माने कदीम में, माजी में लोग पानी जो है उसकी बहम रसानी को किस तरह से मुमकिन बनाया करते थे, घरों तक पानी को सप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार था। Actually people used to bring water from distant wells to their homes through their buckets, and it was not an easy task to bring that water from a distant place to their homes. So that is why the water thus brought was used very sparingly, very economically, very frugally for domestic activities. तो पानी जो है उसे लाने के लिए कोई आसान तरीका माजी में मौजूद नहीं था, जैसे आज बेटर वाटर सप्लाई सिस्टम है हमारे पास। पुराने ज़माने में इस तरह की कुछ अर्सा अगर 100-200 ईयर्स बैक हम निगाह दौड़ाते हैं तो देखते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम इतने वाटर सप्लाई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और लोग जो हैं वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम डिस्टेंट वेल्स टू देयर होम्स थ्रू बकेट्स, ठीक है, फिलिंग देयर बकेट्स, बाल्टियाँ भर के घर में पानी को इस्तेमाल के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए लाया जाता था, फॉर बाथिंग पर्पज़, फॉर क्लीनिंग लाइक दैट। जी बेटा, this lesson now comes to an end and we have got completed not only the lesson using the scientific method, lesson number 2 from your book 2, rather we have got completed its exercise which comprises question answers and synonyms. We did question from the exercise at the end of the lesson, and we also got the additional question completed which were 28. Fine. जी बेटा, that's all for that chapter, and let's come to today's assignment. Today's assignment basically is your third chapter. Your third lesson is why boys fail in college. Why boys fail in college. This is the third lesson from book 2 written by Herbert E. Hawks. And what has been discussed in this lesson indeed? Basically lesson number 3. Lesson number 3 we see that is all about the reasons for the failures of the students in college. The writer has enumerated different reasons for their failures, and he hasn't discussed the failure of girls separately, rather he has discussed just about the failure of boys in college. We see what are the different reasons for the failure of students in a college. जी, इस लेसन के अंदर राइटर हमें क्या बता रहा है कि कॉलेजेस में लड़कों के फ़ेल होने की वजूहात क्या क्या हैं। हमें लड़कियों के फ़ेल होने की वजूहात के बारे में अलहदा से नहीं बताया जा रहा, शायद बहुत सी चीज़ों को जनरलाइज़ कर लिया गया है। तो इसमें हम वो तमाम रीज़न्स जो हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो बच्चों के फ़ेल होने का सबब बनते हैं। We see first of all the writer has categorically presented us the two types of actually he has presented two types of students who fail, who remain unable to pass through the examination, one who try and the other who do not try.
one who try, basically we do not find them as much serious in their studies. So that is why, because of their very attitude of not concentrating or focusing on their studies, they fail. And we see that the students, the other type who fail is of the students who do not try at all. So definitely, certainly the students who do not work hard, who are not in a habit of learning, who are not in a habit of opening their book and completing their assigned or in the habit to complete their assigned tasks, so definitely in the end they fail. ऐसे बच्चे जो हैं वो एंड में ज़ाहिर नाकामी से दो चार होते हैं। फिर हमें बताया गया है कि what are some more types of the students who fail in college. We see there are certain students who are in a habit of restlessness, in a habit of being anxious on trifles, and they remain uneasy or nervous all the time. And when they open their books and sit down on the desk to study their lesson, they feel that there are some more tasks which are rather more important than studies. So they get involved in them, and automatically they remain inattentive towards that day's task, and resultantly they fail. अच्छा, मज़े की बात यह है कि राइटर ने not only has discussed, or he has not only he has given us the different types of reasons of the failure of the students, or he has enumerated them, the types of the students who fail. He also has provided us with the remedies, with the solutions. What is the solution for that particular class of the failed students? We see that the students who are in habit of nervousness, who are in habit of restlessness, who remain uneasy all the time and remains inattentive towards their studies, for them he gives the remedy that they have to control, they have to develop a poise, they have to develop a sort of tranquility to smoother or to suppress or to control their frigidity. कि ऐसे बच्चों को अपनी नर्वस हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना है, इस रेस्टलेसनेस की कैफियत से अपने आप को निकालना है, इस नर्वसनेस की हैबिट्स को तर्क करना है. Only then they would be in a position to go through their examination. Then we see another reason for the failure of student is the mistaken ambition by their पेरेंट्स. एक और रीज़न जो कि बच्चों के फेल होने की हो सकती है, वो पेरेंट्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से बच्चों के लिए गलत शोबेजात का इंतखाब है. गलत शोबेजात से यहाँ मुराद ये होगा कि देखिए, वालिदैन the parents might be thinking that they might be thinking to see their son as a doctor, an engineer or dentist. On the other hand, the student or their son might be interested in becoming a theatrical manager, or he would like to be a businessman, or he would like to be a book illustrator. So in this way he diverts all his energies or all his potential towards his own interests rather than to accept the career selected for him by his parents. तो अक्सर ये होता है, द मिस्टेकन एम्बिशन फॉर देयर चिल्ड्रन, द मिस्टेकन एम्बिशन बाय द पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन sometimes become the reason for their failure, because such students do not show any sort of interest in their work and ultimately, or as a result, they fail. तो क्या है, the student should be given a right. The parent shouldn't impose their own will regarding the choice or the selection of profession or career. Rather, the student should be at liberty to select or to choose a profession according to their own will, according to their own choice. बच्चों को ये मौक़े फ़राहम करने में कोई मज़ायका नहीं कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने दिलचस्पियों के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के, अपने रुझानात के हवाले से जो शोबेजात उन्हें पसंद हैं वो उन्हीं की तरफ वो उसी के लिए जो है मखसूस फील्ड्स में स्टडी करते रहें. और पेरेंट्स को उनके लिए इन चीज़ों का इंतखाब करने से पहले ये सोचना है, उनके लिए प्रोफेशंस का इंतखाब करने से पहले सोचना है कि आया बच्चे इस पर्टिकुलर फील्ड में जो कि पेरेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, जो मैप आउट कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें, क्या ये डायरेक्शन बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या वो इस फील्ड में एक्सीलेंस
डिस्टिंक्शन हासिल कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो अपनी बेजारी का इजहार करते हैं उन तमाम फील्ड से जिनमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, उनमें कैपेबिलिटी है, वो काम करने की पोटेंशियल है, लेकिन वो उस काम को इंटरेस्ट का फुकदान होने की वजह से, दिलचस्पी ना होने की वजह से नहीं कर पाते और रिजल्टेंटली दे फेल। देन we are having another thing which is a cause of another reason which becomes the cause of the failure of students in a college, and that is the financial crisis or the poor financial position. We see that some poor families or some backward families who are having a very poor budget, they cannot afford the studies of their children. So as a result, they force their children, they force their sons to go outside home for earning or to share the burden of their families. So in this way, what do we see? The children not only get mighty poor living standard of living, rather mighty poor education. तो बहुत सी फैमिलीज़ ऐसे हैं जो कि तालीम के अखराजात को, बच्चों के तालीम के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। तो ऐसी फैमिलीज़ में बच्चों को या तो तालीम से महरूम कर दिया जाता है, और अगर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और पेरेंट्स भी चाहते हैं तो एक रास्ता ये निकाला जाता है कि उन्हें कहा जाता है कि घर का जो बर्डन है, फैमिली बर्डन जो है, उसको शेयर किया जाए और वो अर्निंग के लिए घर से बाहर निकले। तो ये बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है, बड़ी पिटिएबल सिचुएशन है कि बच्चों को इस तरह से काम करते हुए देखना। फिर हम देखते हैं कि इसकी रेमेडी जो है वो हमें क्या नज़र आती है। इसकी रेमेडी जो है वो भी साथ साथ ये दे दी गई है कि the dean of the college, the head of the college should come forward with a task to alleviate the problems which are likely to be faced by such students, and they should be helped out through stipends, through scholarships, through donations, whatever the institution can do. It has to do something worthwhile for the studies of these children coming from poor families, because it is really a very heart-rending scene to see the children working from 6 o'clock in the morning up till 2 o'clock or 3 o'clock late afternoon. And similarly, it's very heart-rending to see the students transfusing their blood just for the sake of getting money to fulfill their expenses and to pay fee and to get books. So the parents actually they must share their part as far as the education of such students or such children is concerned. They should come forward to contribute as much as they can so that the child could be at ease during his studies period. Later on, after getting education, he is going to be a very strong pillar of that family, and he could be a very strong earning hand later on. So parents must sacrifice, they must do whatever they can to facilitate their children to get to get education, proper education, and to make their career. Then we see another type of student who fails is a bright student. हमें एक और टाइप जो है स्टूडेंट की बताई जा रही है जो कि ब्राइट स्टूडेंट है, जो कि एक ज़हीन स्टूडेंट है. द स्टूडेंट हु इज़ वेरी शार्प, वेरी विटी, वेरी इंटेलिजेंट, yet he fails. What are the reasons behind? Such a student, sometimes a bright student, a very intelligent one, he feels that he will go through the college examination with little effort as he used to do when he was in a school. तो क्या होता है कि जो ज़हीन बच्चा है वो बाज़ दफ़ा ये सोचता है कि अपनी जहानत पर इंसार करता है, बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट इस हवाले से हो जाता है कि जिस तरह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो स्कूल में नुमाया कारकर्दगी शो कर सका, इस तरह से कॉलेज में भी कम वक्त दिए और कम वक्त देकर और कम स्टडी करके वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट जो है वो पा लेगा. तो दैट इज़ वाई he doesn't pay attention towards studies as is required. तो जिस तरह से स्टडीज़ को तवज्जो देने की ज़रूरत है वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाता. एंड इट इज़ अगेन वेरी पैथेटिक, वेरी पिटिएबल, अगेन वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी सच अ चाइल्ड spoiling all the opportunities which are likely to be provided to him through college life, and to waste up his
all his energies and intelligence and all his potential in this way। ऐसे बच्चे को इस तरह से अपनी जहानत का ज़िया करते हुए देखना बहुत ही तकलीफ़देह एलिमेंट है। और ऐसा बच्चा जो कि रिसेप्टिव माइंड पोजेस कर रहा है, जो शार्प माइंडेड है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो अपनी एनर्जीज़ को, अपने मौके को और अपने टैलेंट को वेस्ट अप कर देता है तो क्या होता है, डेफिनेटली व्हेन ही डजंट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ in the way as he needs to do, so ultimately he fails। Here we are having another type of a student who fails, the student who takes part in sports and games, a student who takes part in extracurricular activities or other activities or side shows। So sometimes he gives priority to these side shows and he neglects or ignores his studies, so in this way he fails। But according to the writer, this is not the major reason for the failure of a student, but still he is of the opinion that studies should be given priority and the rest of the things are of secondary importance। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि गेम्स में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं और इस बिना पर अपना बहुत सा टाइम जो है वो इसमें कंज्यूम कर जाते हैं और पढ़ाई को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते और ये उनकी फेलियर की रीज़न बन जाती है। अब राइटर की ओपिनियन ये है कि नॉट नेसेसरीली कि गेम्स में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में फेलियर का सबब हो, लेकिन अगर आप अपनी तवज्जो जो है डाइवर्ट करते हैं स्टडीज़ से और तमाम तर तवज्जो जो है सिर्फ और सिर्फ इन एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं तो फिर तो 100% जो है वो फेलियर ही नज़र आएगी। तो लिहाजा आपको क्या है, यू हैव टू कीप बैलेंस इन बिटवीन। आपको चीज़ों के दरमियान बैलेंस रखना है। आपको अगर इंटरेस्ट है गेम्स में, एक्टिविटीज़ में, तो go for that and participate in these activities, but not at the risk of your studies, not at the stake of your studies। Those studies is to be given top priority and the remaining things hold secondary importance, right। बेटा एक और चीज़ जो हमें इस लेसन में बताई गई है, दैट इज़ ऑल अबाउट द लेज़ी ब्लफर्स। लेज़ी ब्लफर्स आर द डिसीवर्स who enter the alma mater, who enter in an institution aimlessly and just go out aimlessly। They do not have any proper task, they do not have any proper targets in their minds, and they spend their time just in gossips and just in bunking classes and just in roaming here and there outside classrooms। In this way they spoil, they waste most of their time। They do not have they mostly do not have their satchels, their books with them, their stationery with them। Their sole purpose remains to enjoy or fun making or to have some sort of entertainment or recreation inside an institution in the company of some ग्रुप्स और फ्रेंड्स। तो क्या होता है, अल्टीमेटली सच स्टूडेंट्स फेल। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमलेसली कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और उनका कोई मकसद हयात नहीं होता, बज़ाहिर कोई टारगेट्स नहीं होते, और चूँकि अपना टाइम गॉसिप्स में और आवारागर्दी में और घूमने फिरने में, क्लासें बंक करने में गुजारते हैं, तो क्या होता है कि वो फेल हो जाते हैं। वो उस अहमियत को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अपॉर्चुनिटी की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्हें कॉलेज में दी गई है, और जो उनके फेल तवज्जो, पढ़ाई पर तवज्जो ना देना जो है वो उनके फेल होने का सबब बन जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए राइटर जो है वो क्या सलूशन जो है वो दे रहा है। राइटर ये कहता है कि वी शुड लेट सच स्टूडेंट्स ऑन द कोल्ड currents or torrents of the world। The world will teach them, the world will teach them a lesson that there is no place for such lazy deceivers in this world, and eventually क्या होगा, they will learn to do high order या high class वर्क। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को हालात के धारे पे, दुनिया के सर्द धारे पर छोड़ देना चाहिए, और दुनिया के ठोकरों से, दुनिया में दरबदर होने से उनको ये सबक मिलेगा कि दुनिया में ऐसे लोगों का कोई वक़ार, कोई इज़्ज़त, कोई मकाम नहीं है। ठीक है जी। अल्टीमेटली वो अगर चीज़ को महसूस करेंगे तो बेहतर काम की तरफ वापस लौट आएंगे, पढ़ाई की तरफ एक अज़्म के साथ, एक इरादे के साथ वापस लौट आएंगे। तो दीज वर द थिंग्स बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस लेसन, एंड दीज वर द रीजंस फॉर द फेलियर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एंड साइड बाय साइड the writer also elaborated quite artistically and very beautifully that how can we avoid such failures and how can we motivate the students।
first and foremost, the most important thing is that the dean or the faculty of that institution need to be very much vigilant regarding the ways, regarding the solutions to help out the students, bringing them out of such डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ, कि वो इस डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ से बाहर लाने के लिए बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए टीचर्स को और जो डीन है उनको मुश्तरका काविशें करनी है अलॉन्ग विद पेरेंट्स के साथ मिल के, सो दैट सच केसेस ऑफ फेलियर शुड बी एवॉइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन, कि ऐसे जो केसेस हैं उनको एवॉइड किया जा सके. तो लेट अस कम टू आवर लेसन, लेट अस रीड इट आउट फ्रॉम द बुक. Well beta, it's chapter number 3 and the title is Why Boys Fail in College, and I have enumerated in detail that what are the basic reasons for the failures of students in a college, failure of a boy, particularly failure of boys in a college, and why do boys fail in college. See, let us start it. Of the boys who do not reach their natural academic boundary. Natural here means native, पैदाइशी, inborn. Academic boundary means education limit during the course of their college career, but who fail to get through. There are two main classes. So we see that some students remain unable to reach to their natural academic boundary, and there are reasons for that, and he has classified these students into two types. कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अपनी तालीम के दौरान अपनी इस मखसूस तालीमी मुद्दत तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं, तालीमी मुद्दत को पूरा नहीं कर पाते किसी वजह से. उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? उन्होंने कहा है देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ सच स्टूडेंट्स. ऐसे बच्चों को दो दर्जात में तकसीम किया गया है बुनियादी तौर पर, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. यानी वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. एक तो वो है जो कोशिश कर रहा है और एक वो जो कोशिश नहीं कर रहा. तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चा कोशिश कर रहा है वो फेल हो जाए? बेटा उसमें हम ये देखते हैं the student who is making an effort, who is trying to go through the examination, basically he is not that serious in his studies, he is not paying attention towards his task or assignments, he is not that vigilant towards his learning. So that is why when such a student remains non-serious, when a student remains non-serious about his studies or learning, तो definitely he feels कि वो बच्चा जो कोशिश कर रहा है, बज़ाहिर कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकतन कोशिश नज़र नहीं आ रही है और सही मानों में अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है, एंड ही इज़ नॉट डिवोटिंग दैट टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द एग्ज़ाम्स. और जो एक मुमकिन वक्त जिसकी हमें ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, जो एक मखसूस वक्त हमें चाहिए, उस मखसूस वक्त को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है और उसको बेकार चीज़ों में ज़ाया कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हिल फेल, वो बच्चा फेल हो जाएगा. एंड द सेकेंड टाइप इज़ ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट ट्राई. तो डेफिनेटली अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट मेकिंग एनी एफर्ट एट ऑल, तो इन द एंड ही विल फेल, कि वो बच्चा जो काम कर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ही इज़ rather very sluggish, very lazy, very idle towards his tasks, towards his learning, towards his home assignments, towards his studies. तो automatically he'll fail, कि जो बच्चा बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, कोई कोशिश कर ही नहीं रहा पास होने के लिए, तो आखिर में क्या है कि वो फेल हो जाएगा. ठीक है जी. Many boys attempt seriously to make good. To make good means, to make good is an idiom, is a idiom. ये एक idiom है. To make good mean to succeed, to be successful, to be successful, to succeed. तो बेटा many a boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the tasks assigned. So here we are having some meanings like natural. Natural here means native, inborn, पैदाइशी, फितरी. Academic boundary, educational limit, तालीमी हद. Get through mean pass,
attempt, to try. To make good mean to be successful, to succeed. Native, again natural, inborn. Concentrate mean to focus, to give full attention to work, to give full attention to work. Task mean a piece of work to be done, यानी कोई काम जो कि आपको असाइनमेंट दी गई है. Assigned mean allotted, दिया गया काम. तो हम यहाँ क्या चीज़ देखते हैं कि many boys attempt seriously to make good, कि कुछ बच्चे बहुत संजीदगी से मेहनत करने की कोशिश करते हैं. एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, एंड दे हैव इनबॉर्न एबिलिटी, दे हैव पोटेंशियल, दे आर हैविंग पोटेंशियल और दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू डू सो, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट ऑन अ डेस्क और कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड. लेकिन क्या होता है कि जो काम उनको असाइन किया गया है वो उस पर कंसंट्रेट नहीं करते. उनमें एबिलिटी है, उनमें पोटेंशियल है काम करने की, लेकिन उस काम पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं. वो किस वजह से कंसंट्रेट, व्हाट आर द reasons behind being non-serious or not that attentive towards studies? वो क्या reasons हो सकते हैं कि there is the boy who sits down to study, opens his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil, I need it badly. तो क्या होता है, the student who has the potential to do something outstanding, sometimes when he sits on a desk to work, to study, he feels nervous. He diverts his attention towards other activities, towards other things, like he feels that his pencil is in need of being sharpened, so I must सी इट फर्स्ट. वो ये महसूस करता है कि मेरी पेंसिल जो है वो शॉर्प करने वाली है, तो स्टडी तो होती रहेगी, मैं अपनी पेंसिल को पहले शॉर्प कर लूँ, क्योंकि इसको तराशे जाने की बहरहाल बहुत ज़रूरत है. एंड वैन ही हैज़ शार्पनड इट ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग. और जब वो इसको शार्प कर लेता है, इस पेंसिल को तराश लेता है, तो ही फील्स दैट ही इज़ हैविंग स्टिल सम मोर पेंसिल्स टू बी शार्पनड, कि अभी और पेंसिलें भी हैं जिन्हें शार्पन करना है, जिन्हें तराशना है. तो क्या होता है, ही रिमेन्स नर्वस ऑल द टाइम, ही रिमेन्स एंशियस अबाउट द थिंग्स अराउंड हिम. तो दैट इज़ वाई ही रिमेन्स नॉन सीरियस ड्यूरिंग स्टडी पीरियड और स्टडी टाइम. तो स्टडी टाइम के दौरान वो नॉन सीरियस रहता है. एंड सो ऑन अंटिल हिज टाइम इज़ गोन एंड नथिंग हैज़ बीन डन. तो इसी तरह से अपना सारा टाइम जो है ज़ाया कर लेता है, एंड नथिंग इज़ लेफ्ट, और कोई वक्त जो है पढ़ाई का नहीं रह पाता, वो सब का सब वो वेस्ट अप कर लेता है. बेटा इसको यही क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. इसी लेसन को हम कंटिन्यू करते रहेंगे. मैं बस छोटी सी बातें कहना चाहूँगी. बेटे आप सब लोग जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से अभी जो आलमगीर सतह पे जो सिचुएशन है, और पीपल आर स्टेइंग एट होम, दैट इज़ वेरी सेफ इंडीड. हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो SOPs दी गई हैं, उन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन SOPs के साथ जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, और इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया है कॉलेज की तरफ से, ताकि आप घर बैठे अपने फर्दर स्टडी स्टेज को कंटिन्यू कर सकें. बेटा दीज लेसन्स आर नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड. अब चूँकि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे से आगे चीज़ों को कवर करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना. और चूँकि आपकी बहुत लेंथी सिलेबस है FSC लेवल पर, लिहाजा आपको हर डे हर रोज़ अपने लेसन को तवज्जो से सुनना है. अपने जो आपकी टाइमिंग्स आपको स्पेसिफिक दिए गए हैं, 2 बजे से 5:30 है, 5:20 है, जो टाइम भी आपको दिया गया है वो टाइम आप प्लीज़ उसको पूरी तरह से अवेल करें, और चीज़ों को अच्छी तरह से समझें, और चीज़ों को फोकस करें, और अपनी तैयारी जो है इसको मुकम्मल रखें, ताकि आपकी पढ़ाई का किसी तरह से भी हर्ज ना हो. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.